हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज में स्वागत है। और यहाँ हम जो फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी शो कर रहे थे, जिसमें आपको देखें पूरी समरी को लिया गया है सभी सब्जेक्टों की, क्लास 6 टू क्लास 12 11 तक की सभी एनसीईआरटी इसमें शामिल है। तो यहाँ बेसिक ये टॉपिक जो आपको दिखाया गया है, ये टॉपिक आता है आपकी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उससे, और इसके अलावा क्लास 11 की एनसीईआरटी है उससे आता है। तो बेसिकली सॉरी, ये क्लास 11 की एनसीईआरटी में ही ये मेजर है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसका छठा जो चैप्टर है वो बेसिकली इसी से जुड़ा हुआ है, भू आकृति और उनका विकास। इनसे तो प्री में एक क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी आजकल इन पे फोकस करने लग गई है ना। और स्टेट पीसीएस से तो आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इससे मेंस में बनता है, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, भू आकृति यानी कि जो देखा है हमने पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर फिर आकृतियों का निर्माण कैसा हुआ, और बेसिकली ये कौन सी आकृतियां है, बेसिकली बाह्य आकृतियां, इस पे बात हो रही होगी। और बाह्य आकृति मैंने आपको कल बताया था जो पिछले वीडियो में, कि बाह्य आकृतियों का निर्माण बेसिकली जो सबसे ज्यादा फोकस है वो बाह्य आकृतियों का निर्माण होगा अपक्षय, अपर्दन, हेमस्खलन, निच्छालन, जो 4 5 ये सब क्रिया है जो बहिर्जात बल है उनसे बेसिकली होता है। तो इसमें अगर हम बात आगे बढ़े तो भू आकृतियां आप सभी जानते हैं। भू आकृतियां अगर आप देखें तो एक परिभाषा सिंपल से, कि भू आकृतियां पृथ्वी के धरातल पर मौजूद विभिन्न प्रकार की आकृतियां विशेषताएं जो जल, वायु और अन्य विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जो कारक है, ये बल है, ये समय के साथ अपनी स्थिति के साथ बदलते रहते हैं। ये इन्हीं की वजह से ये आकृतियां अपनी स्थिति को बदलती रहती है, अपनी संरचना को बदलती रहती है, ठीक है ना। भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, सिंपल सी प्रक्रिया है। भू आकृतियों का निर्माण विशेष प्रकार की भौतिक आकृति का निर्माण एक इन कई कारक होते हैं। जैसे कौन से कारक है, जैसे प्रवाहित जल, ये भी आकृतियों का निर्माण करते हैं। भूमिगत जल, ये आंतरिक आकृतियों का निर्माण करते हैं। वायु, हिमनद, तरंग, ये क्या है, वो फैक्टर है जो इनके निर्माण में, इनकी संरचना में के बदलाव में बेसिकली क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जो इनकी संरचना निर्माण प्रक्रिया को सहायक करते हैं, ठीक है ना। तो भू आकृति की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली छोटा छोटा टर्म है ना, ये स्टेट पीसीएस में मेंस में आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको मेंस में देखना है थोड़ा सा लाइन याद कर ले, भू आकृतियां, इसके अलावा आप देखोगे ये कारक पृथ्वी के धरातल में विभिन्न प्रकार के रूपों को परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन कैसे करते हैं, बेसिकली अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन यानी इनको एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब कोई भी माध्यम हो सकता है, ये आपका जल भी हो सकता है, भूमि का जल भी हो सकता है, और वायु भी हो सकती है, हिमनद भी हो सकता है, और तरंग भी हो सकती है, जो एक स्थान से बहा करके दूसरे स्थान पर चट्टान और चट्टान की संरचना को बहा करके ले जाकर के दूसरे स्थान पर क्या कर देते हैं, निक्षेपण कर देते हैं। कैसे करते हैं, इसलिए ऊंचा भाग से ले जाएंगे, नीचे भाग पे जमा देंगे। ये पृथ्वी को संतुलन करते हैं, ऊंचे भाग से काट करके और निचला जो भाग है उसमें जमा देते हैं, इसलिए इन्हें संतुलनकारी बल भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण ये अपन पड़ा, ये सिंपल सी बात है। अब सबसे बड़ी बात है, इन स्थिर रूपों को विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और उनमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों में परिवर्तन होता है, वो सब यहाँ देखने को आपको मिलेगी। सबसे पहले आता है प्रवाहित जल। प्रवाहित जल कैसे होता है दोस्तों, नदियों के माध्यम से। नदी जो वर्षा का जल है, नदियां हैं, सरिताएं, सरिता ध्यान रखना, छोटी धाराएं होती है नदी की, उन्हें सरिता बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, जो प्रवाहित जल है भूमि को महत्वपूर्ण रूप से आकार देता है, मतलब स्थल भाग है उसको महत्वपूर्ण रूप से आकार देता है। अब ये भी दो होता है, दो तरह, एक तो परत के रूप में धरातल, और एक ये मुख्य रूप से घाटियों के रूप में। एक तो धरातल पर सिंपल बह रहा है, जा रहा है, ठीक है, तब ये आकृति का निर्माण करता है। एक हाई स्टैंड, हाई जो चट्टान है उससे उतर के आ रहा है, तो जो रेखिक, एक तो हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली। अगर कोई पहाड़ी से उतर के आ रहा है, कोई ऊंचे क्षेत्र से उतर के आ रहा है, ऊंची भू आकृति से अगर बह रहा है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली वर्टिकल आपका प्रवाह करेगा। और एक करता है धरातल, जो सिंपल नदी जा रही है आराम से, एक नदी पहाड़ से गिर रही है, झरना गिर रहा है, तो वर्टिकल होता है। आप सभी जानते हैं कोई भी नदी, अगर आप बात कर रहे हैं नदी की, सिंपल सी बात जानते हैं, नदी जब नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है तो उसकी स्थिति थोड़ी अलग होती है और तेज गति से होती है, युवा अवस्था बोलते हैं। तो वही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखो, सिंपल सी बात है, जब नदी, जो प्रवाहित जल है वो कई आकृतियों का निर्माण करता है, और ये बेसिकली आकृति निर्मित होती है जो प्रवाहित जल है उसकी अवस्था के आधार। अगर प्रवाहित जल युवा अवस्था में, जैसे आप देखें कोई नदी युवा अवस्था में होगी, तो वो क्या करेगी, वो बेसिकली घाटियों को पार करते हुए निकलेगी। और जैसे ही वो घाटियों को पार करते हुए निकलेगी, है ना, जैसे ही वो घाटियों को पार करते हुए निकलेगी, है ना, उससे क्या होगा, एक बी आकार की घाटी का निर्माण होगा।
क्योंकि जैसे मान लो, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, जैसे कोई पानी यहाँ से गिर रहा है, यहाँ आगे दिख जाएगी और इसमें गिरेगा, तो पहले पानी यहाँ गिरेगा ना, तो यहाँ प्रमुख रूप से गहरी आकार की घाटी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि तीव्र गति से गिरेगा, उसकी स्पीड तेज होती है, प्रवाहित जल की स्पीड तेज होती है, इसलिए बी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। ठीक है ना। बिल्कुल सक्रिय बाढ़ के मैदान ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं बेसिकली। ये इस अवस्था में नदियां बहुत कम संख्या में होती है और ये नदियां बेसिकली उच्च क्षेत्र से आ जाती है और बी आकार घाटियों का निर्माण करती है। दूसरी इसी में, इस ऊंचे ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्ग विकसित जब बात करती है, विकसित भी करती है, जल प्रपात, और ये सब ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो घाटी वन निर्मित होती है जब नदी प्रारंभिक अवस्था में होती है तो ऊंचे आकार से गिरती है, तो वो बिल्कुल से एक बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। दूसरा, जब नदी आगे जाती है तो नदी में क्या है, विसर्ग। विसर्ग का मतलब जब नदी जा रही है, अब नदी जाते बीच में इसके मार्ग में कुछ बाधाएं आ जाती है, नदी अपनी दिशा चेंज कर लेती है। ऐसे कोई कठोर चट्टान आ जाए, अगर चट्टान नॉर्मल है तो चट्टान को अपरदित कर देती है, लेकिन अगर कोई नदी के प्रवाहित मार्ग में या जल के प्रवाहित मार्ग में यदि कठोर चट्टान आ जाती है, तो जल में इतनी क्षमता नहीं है कि उसको अपरदित कर जाए, इसलिए उससे अपनी दिशा परिवर्तित कर लेता है, इसलिए कई बार विसर्गों का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली विसर्ग है ये युवा अवस्था से ज्यादा वृद्धावस्था में होते हैं, क्योंकि उस समय नदी की स्थिति थोड़ी कम होती है। नदी नदी ये जल है, उनकी स्पीड, उनकी प्रवाह की गति है वो थोड़ी कम होती है। दूसरी बेसिकली दोस्तों आती है प्रवाह प्रौढ़ अवस्था। इस अवस्था में नदियां जल को ज्यादा लेके चलती है, क्योंकि बहुत सारी नदियां मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियां उसमें आकर मिल जाती है, तो यहाँ पर बी आकार की घाटी थोड़ी कम बनती है, बेसिकली बाढ़ के मैदान बनते हैं, विस्तृत बाढ़ के मैदान बनते हैं, और नदी विसर्गों का निर्माण भी यहाँ पर होता है, और बहुत ज्यादा नदी विभाजक स्पष्ट रूप से होते हैं, नदी विभाजक स्पष्ट रूप से होते हैं, क्योंकि नदियां क्लियर दिखती है। तो इस क्षेत्र में जो प्रौढ़ अवस्था में जब नदियां जाती है तो बहुत सारी सहायक नदियां उसमें आके मिल जाती है। जैसे सिंपल सी बात है, जब गंगा की बात करें तो अलकनंदा, भागीरथी जैसी नदियां आती है तो वी आकार घाटी का निर्माण करती है। जब गंगा मैदान में आती है तो बेसिकली वहां पर सहायक नदी जुड़ जाती है, तो गंगा गंगा है वो बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है, विस्तृत बाढ़ के मैदानों का निर्माण। इसके अलावा अंतिम अवस्था प्रौढ़ अवस्था होती है। इस नदियां में में स्वतंत्र रूप से नदियां बाढ़ के मैदानों में बहती हुई आगे बढ़ती है, तो बहुत सारी चीजें बन जाती है, जैसे विसर्ग बनते हैं, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, गोखुर झील बनते हैं। विसर्ग तो यही हो गया, ठीक है, ऐसे जाते हैं। गोखुर झील कैसे बने, कोई नदी ऐसे जा रही है सिंपल ऐसे, अब यहाँ कोई चीज आके मान लो कुछ विभिन्न प्रकार की चट्टाने, कोई भी अन्य कठोर चीज यहाँ पर आकर जुड़ जाती है, इसको बंद कर देती है, तो यहाँ जल भरा रह जाता है, तो ये क्या बन जाती है, एक तरह से झील बन जाती है। जो गाय का जो पैर होता है उसके खुर की तरफ होती है, इसलिए गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक तटबंध वही है कि जब नदी जाती है, मान लो नदी यहाँ से बह के जाती है, तो नदी अपने बाढ़ जो अपनी किनारा है उससे विभिन्न प्रकार के जो अपने अवशिष्ट है उनको बाहर करते जाती है, जिससे नदी ये वाला क्षेत्र क्या बन जाता है, एक तरह से कटिबंध बन जाता है, तट बन जाता है नदी का। ठीक है, तो ये बेसिकली नदी जब अंतिम अवस्था में होती है तब बनती है, क्योंकि नदी जब अंतिम अवस्था में होती है तो उसकी स्पीड कम होती है, उसकी बहन क्षमता कम होती है, तो बहुत सारे उसके साथ बहकर आने वाले पदार्थ उनको साइड में छोड़ती चली जाती है। ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली जो है बेसिकली प्रवाहित जल से बनने वाली आकृतियां हैं, अब उन्हीं को आपको दिखाया गया है। जैसे सबसे पहले अगर बात करते हैं घाटियां, मैंने बताया जब नदी सीधी आती है तो बेसिकली बी आकार घाटी का निर्माण करती है। देखो ये बी आकार की घाटी है, ठीक है ना, चौड़ी होकर घाटियों का निर्माण करती है। बी आकार घाटी गार्स कैनियन, गार्स का मतलब होता है बहुत सक्रिय घाटी, ठीक है ना, जो दोनों पास तीव्र ढाल वाले होते हैं। गार्स में क्या होता है, घाटी है लेकिन बहुत सक्रिय है और बहुत तेज ढाल होता है गार्स में, ठीक है ना, और एक कैनियन किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं। ये गार्स की भांति गहरी होती है, ध्यान रखना। गार्स क्या होता है तो एक घाटी है लेकिन बहुत ज्यादा गहरी होती है, बिल्कुल ढाल बहुत तीव्र होता है। कैनियन में क्या है, उसकी तुलना में ढाल थोड़ा कम होता है, हालांकि ये भी घाटी के रूप में होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही बेसिकली जब नदी प्रारंभिक अवस्था में होती है और जब नदी ऊंचे स्थल से नीचे प्रवाहित होती है तब इनको निर्मित करती है। इसके बाद आता है दोस्तों जल गर्तिका, और आप सुनोगे अवनमित कुंड। ये बेसिकली आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि नदी के अपरदन से बनने वाली आकृतियां कौन कौन सी है। तो मैंने आपको घाटी बना दी, बी आकार की घाटी हो गई, गार्ज हो गया, कैनियन हो गया, इनको तो आपको ध्यान में रखना है, और बनते कैसे हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है ना। इनका एक याद रखने वाली चीज क्या है, प्री में क्या पूछी जाएगी कि कौन सी आकृति किस प्रकार से, मतलब कौन सी जो आकृति है वो आकृति है किससे बनती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब आता है जल गर्तिका। जल गर्तिका और अवनमित कुंड, ये भी बेसिकली नदी के अपरदित चीजों से बनती है। ये क्या कहते हैं, जब पहाड़ी क्षेत्रों से नदी तल में अपरदित छोटे छोटे चट्टान टुकड़े छोटे गर्त में फंसाकर वृत्ताकार में घूम जाते हैं तो जल गर्तिका का निर्माण बनता है। सिंपल सी बात है, नदी बह रही है,
और नदी के बीच में कोई पत्थर आ गया, फिर एक इधर इस बह गया, फिर यहाँ आ गया ये। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग छोटी छोटी धाराएं बन जाती है नदी की, उन्हें बोलते हैं जल गर्तिका। ठीक है ना। आरंभिक अवस्था में छोटे गड्ढों के रूप में विकसित होते हैं, कंकड़ पत्थर जमा करते, धीरे धीरे गहरे चौड़े जाते हैं, और जल प्रपातों के तल में ऐसे विशाल रूप से अवनमित कुंड भी होते हैं। सिंपल सी बात है, जल प्रपात देखा है आपने, सिंपल सा है, ये मान लो कोई ऊंची पहाड़ी है, ये नीचे स्थल है, पहाड़ी से गिरेगा, उसके नीचे जिस तीव्र गति से गिरेगा तो खड्डा सा बनता है ना, उसे बोलते हैं अवनमित कुंड। ठीक है ना। आप अगर कहीं पर वाटरफॉल देखा हो तो देखना, बहुत सारे वाटरफॉल, बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल जाके देखना, पानी एकदम से ऊपर से आगे गिरता है बहुत तेज गति से, और नीचे बड़ा कुंड का बना देता है, उसे बोलते हैं हम अवनमित कुंड। ठीक है। तो जलगर्ती का समझ गए, जब नदी आती है बीच में कंकड़ आ गए तो नदी अपना छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है प्रारंभिक अवस्था में, तो वो बेसिकली जलगर्ती का एक कहलाती है। ठीक है ना। और अवनमित कुंड जब नदी ऊपर उससे गिरती है, किससे, आपके जलप्रपात से तो बनती है। इसके अलावा होता है, ये सब नदी द्वारा निर्मित प्रक्रियाएं, नदी द्वारा निर्मित आकृतियां, वो आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी नदी द्वारा निर्मित आकृतियां और वो कैसे बनती है, उसकी प्रक्रिया को जस्ट समझना है। इसके बाद आता है अधः कार्तिक विसर्ग या गंभीर विसर्ग। बेसिकली जब नदी विकास के शुरुआती चरणों में मंद ढालों पर बहती हुई नदी वक्रित होकर बहती है, तो नदी जब मंद ढालों में, जब ढाल देखो, जब तो ढाल तेज है ना, अगर ढाल तेज है नदी ऐसे जाएगी, लेकिन जब ढाल धीरे है तो नदी ऐसे जाएगी। यहाँ कोई ऊंची चट्टान आ गई, यहाँ कोई अपशिष्ट आ गया, फिर यहाँ कोई अपशिष्ट आ गया, तो नदी ऐसे जाएगी। तो ये क्या है, विसर्ग बनते हैं, इन्हें बोलते हैं विसर्ग। तो निरंतर नदी अपरदन के कारण विसर्ग और अधिक। अब जैसे मान लो कोई नदी आराम से बह रही है, यहाँ कोई चट्टान आ गई तो नदी पहले ऐसे जाएगी, फिर यहाँ आ गई तो नदी ऐसे जाएगी, लेकिन नदी धीरे धीरे इसको अपरदित करती रहेगी। ठीक है, विस्तृत होता जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो निरंतर नदी क्या करेगी, उसको अपरदित करती रहेगी, एक टाइम के बाद धीरे धीरे जो बाधा है नदी के मार्ग में, जो चट्टान है, वो धीरे धीरे अपरदित होकर चली जाएगी, तो ये विसर्ग और ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। एक होता है नदी की वेदिका। नदी वेदिका प्रारंभिक बाढ़ मैदान और पुरानी नदी घाटियों की तलों के चिन्ह, ये जलोढ़ मूसलाधार चट्टानों और नदियों के तल निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं में पाए जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, इनको अगर आप देखें, इनको मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा सा। अभी तक जो हम देख रहे हैं सब नदी द्वारा निर्मित अपरदित आकृतियां हैं, जो अपर्दन की वजह से बनती है, जब नदी गति करती है, जब नदी प्रवाहित होती है, जल प्रवाहित होता है, तो जब बनती है। अब बेसिकली उसी में आपकी एक है नदी वेदिका। नदी वेदिका क्या होती है, आपने देखा होगा, ये जलोढ़ रहित मूसलाधार चट्टानों में के धरातल या नदी के तल जो निश्चित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं बेसिकली हालांकि होती है अपरदित रूप स्थल है, क्योंकि निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होती है। नदी वेदिका दोनों तरफ से ऊंचाई वाली होती है, इन्हें युग्म वेदिका बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आपने देखे होंगे जहां नदी प्रवाहित हो रही है उस क्षेत्र में देखना, कहीं कहीं पर आपके खड्डे देखेंगे, कहीं पर ऊंचा देखेगा, फिर खड्डे देखेंगे, फिर ऊंचा देखेगा। जहां पर जल तेज गति से प्रवाहित होगा वहां खड्डे हो जाएंगे, और जहां पर कम है वहां पर बेसिकली ऊंचा रहेगा। तो ये बेसिकली एक तरह से ये ऐसे पार्ट बन जाते हैं नदी में, क्षेत्र में, इन्हें ही नदी की वेदिकाएं कहते हैं। और ये बेसिकली अपरदित आकृति है, और इसमें वेदिका इसलिए बनती है कि बहुत सारे नदी की कुछ चीजें निक्षेपित भी हो जाती है यहाँ पर। निक्षेप मतलब जली, निक्षेपण का मतलब नदी जो अपने साथ अपशिष्ट ला के देती है और जमा देती है, उसे बोलते हैं निक्षेपण। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि सब नदी द्वारा अपरदित आकृतियां। अगला आता है प्रवाहित जल या नदी द्वारा निक्षेपित आकृतियां। निक्षेपित कैसे बनेंगी आप सभी जानते हैं। निक्षेपित का मतलब है कि जब नदी अपने साथ बहती है तो बहते समय बहुत सारे अपसाद अपने साथ लेके जाती है, तो जहां पर जब तक नदी में दम है, जब तक नदी की स्पीड तेज है, उनको बहा के ले जाएगी, लेकिन जैसे ही समतल मैदान में जाती है नदी की स्पीड कम होती है, उनको सबको अपने आसपास छोड़ती चली जाती है। ठीक है ना। तो वो बेसिकली उनको छोड़ती चली जाती है, और उन्हीं से ही विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें एक सबसे पहला है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख का मतलब जो दलदल एरिया होता है भूमि का, जो कचरा होता है ना, उसको बोलते हैं जलोढ़ पंख। इसका निर्माण तब होता है जब भारी अवसाद पदार्थ वहन करते हुए नदी उच्च स्तर से प्रवाहित होती है और उसके ढाल में या उसके गिरिपद, गिरिपद मतलब जब पहाड़ी से मैदानों में गिरती है, जहां पर ढाल कम होता है वहां जब नदी प्रवाहित होती है तो नदी अपने साथ बहुत सारे जो अपशिष्ट लाती है उनको छोड़ देती है, और ये मंद ढालों पर शंकु के आकार में निक्षेपित कर देती है, जिन्हें बोलते हैं जलोढ़ पंख। यानी एक तरह से कीचड़ गारा होता है। ठीक है, जो अपशिष्ट होते हैं जो बेसिकली नदी अपने यहां जमा कर देती है। नदी पंख, नदियां जलोढ़ पंखों से बहती हुई वास्तविक मार्ग बहुत दूर तक बहती नहीं है,
बल्कि अपना मार्ग अब जब देखो नदी जब अपने ऊपर से आते हुए अपना कचरा लेके आते हैं तो नदी का कुछ कचरा यहाँ रह जाता है, कुछ कचरा यहाँ रह जाता है, कुछ यहाँ रह जाता है, और फिर नदी यहाँ पर बहती, कुछ ऐसे बह गई, कुछ नदी का भाग ऐसे निकल गया, कुछ ऐसे निकल गया। इससे कई बार नदी की जल वितरिकाओं का निर्माण होता है। जो जल वितरिकाओं का निर्माण है, तो जल वितरिकाएं कैसी है, अपरित आकृति है, लेकिन उनके निर्माण में नदी का निक्षेपण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें एक सबसे बड़ी खास बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख निम्न शंकु की आकृति में होते हैं, शीर्ष से पाद तक इनका ढाल निम्न, और शुष्क क्षेत्रों में ये क्या होते हैं, तीव्र ढाल वाले होते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आप देखो अमरनाथ जम्मू कश्मीर के मार्ग पर पहाड़ी सरिता से ये कितना कचरा निकल के ला रहा है, यहाँ पर छोड़ देती है। ठीक है ना, नदी आ रही है इधर से, यहाँ छोड़ देती है, सरिताएं आ रही है, और जब आएगी तो जहां पर गिरेगी वहां बहुत सारा अपशिष्ट छोड़ के चली जाएगी। तो उससे मुख्य रूप से जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, जो निक्षेपण आकृति है। उसके बाद बनती है दोस्तों डेल्टा। ध्यान रखना, डेल्टा भी एक निक्षेपण आकृति होती है। डेल्टा कब बनता है, जब नदी अपने समुद्र में गिरने को होती है तो नदी डेल्टा का निर्माण करती है। नदी देखो क्या होता है, नदी लाई, सिंपल सी बात है, कैसे बनेगा, नदी आ रही है, तेज गति से आ रही है, लेकिन जब अपनी प्रौढ़ अवस्था में होती है, अंतिम अवस्था में होती है, तो इनकी स्पीड कम होती है, तो इनके साथ जो भी अपशिष्ट होते हैं, जो भी अपसाद होते हैं, वो आके जम जाते हैं। हाँ, जब नदी वृद्धावस्था में होती है, सॉरी, या अंतिम अवस्था बोलते हैं उसको, वृद्धावस्था या अंतिम अवस्था में होती है जब, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। कम होने की वजह से जो अपने साथ अपशिष्ट लेके आती है, वो नदी के अपसाद है वो यहाँ जम जाते हैं। जम जाने की वजह से ये एक तरह से वितरिकाएं बन जाती है। ठीक है ना, वितरिकाएं बन जाती है, और ये समुद्र में जाकर के वितरिकाएं मिल जाती है, सागर में जाके मिल जाती है। तो ये जो वितरिकाएं बनी होती है, इनसे जो आकृति बनती है, ये क्या होती है, डेल्टा। इसकी अब डेल्टा कई तरीका से होता है दोस्तों। वितरिकाएं समांतर रूप में भी हो सकती है, वितरिकाएं पंजाकार रूप में भी हो सकती है। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार के डेल्टा बनते हैं। अगर पंजाकार रूप में है तो पंजाकार डेल्टा बोलते हैं, जो गंगा का डेल्टा है। ठीक है ना, कृष्णा नदी का डेल्टा भी पंजाकार टाइप में हो जाता है। देखो कृष्णा नदी भी ऐसे बनती है, देखो। ठीक है ना, तो ये नदी डेल्टा है, आंध्र प्रदेश में जो गिरती है नदी, कहां पर गिरती है कृष्णा नदी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसके बाद बनते हैं दोस्तों बाढ़ के मैदान। देखो बाढ़ के मैदान में क्या है, निक्षेपण आकृतियां। जब नदी आती है, बाढ़ के मैदान निक्षेपण से विकसित होते हैं। मैदानी इलाकों में रेत, गौद, मृदा जैसे महीन पदार्थों को ये अपने साथ छोड़ देती है। देखो नदियां आती हैं, अपने साथ बहा कर ले जाती है, और अपने आसपास नदी मुख्य रूप से बहुत सारे छोटे छोटे कण, मिट्टी, रेत, इनको छोड़ती हुई चली जाती है। सक्रिय, अब बेसिकली सक्रिय बाढ़ होती है। जब बाढ़ आती है तो उसका पानी दूर दूर तक जाता है बह करके। बाढ़ जैसे नॉर्मल नदी तो ये है, लेकिन जब बाढ़ आएगी तो पानी यहां तक जाएगा, यहाँ तक। तो ये बाढ़ मैदानों का निर्माण होता है। अब बाढ़ चली गई, सूख जाता है, फिर मिट्टी बन जाती है। वो मिट्टी कौन सी होगी, बेसिकली बाढ़ के मैदान की मिट्टी होगी, जो उपजाऊ होती है कई बार उसी दौरान। तो सक्रिय बाढ़ का मैदान नदी के निक्षेपों से घिरा होता है। किनारों के ऊपर एक असक्रिय बाढ़ का मैदान भी होता है, जो किनारों पे होता है, जो नदियां तेज स्पीड से कई बार कुछ अपशिष्ट छोड़ के चली जाती है, तो वो बाढ़ के मैदान होते हैं। इन निक्षेपों में गाद और मृदा दोनों होती है, और ऐसे बाढ़ के मैदान जो डेल्टा में बनते हैं, उन्हें डेल्टा मैदान भी कहते हैं। जब डेल्टा यानी कि जब नदी सागर में गिरने को होती है, उस स्थिति में ऐसे छोटे छोटे बाढ़ के मैदान बनते हैं, इन्हें हम डेल्टा मैदान बोलते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्प विरोधी का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये जो है प्राकृतिक तटबंध और विसर्प विरोधी का, ये जैसे सिंपल सी बात है, ये आपको देखेगा, प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के स्थल पदार्थों के रेखे के निरंतर समांतर कटक के प्रभाव कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा, ये है नदी यहाँ जा रही है, तो ये जो एरिया बन रहा है इसके पास मैंने बताया था आपको, जो तट बनता है ये एक तरह से क्या होता है, प्राकृतिक तट है। ये बाढ़ के मैदान है, जहां पहले नदी कभी आई होगी, ये प्राकृतिक तट है। और जब ये नदी प्राकृतिक तटों से ऐसे घूम के जाती है, तो ये विसिपिकाएं क्या बनती है, विसर्पी बनती है, विसर्पण की रोधिकाएं बनती है। ठीक है ना, क्योंकि इनके मार्ग में बेसिकली बहुत सारे वो आ जाते हैं, जिसके कारण ये अपनी दिशा बदल देती है। तो नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती है। ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनते हैं। मतलब तलछट नदी किनारों पर बहुत सारे निक्षेपण लेके आ जाते हैं, उससे मुख्य रूप से रोधिकाएं बन जाती है, क्योंकि वो बाधाएं बन जाती है। तो ये निक्षेपण से बनती है नदी विसर्प। अब ये ध्यान रखना, नदी विसर्प है और प्राकृतिक तटबंध, ये अपरदित भी आकृति बनती है, और ये निक्षेपण से भी बनती है, तो दोनों से बनती है। नदी विसर्प वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो सेम टू सेम नदी विसर्प है। नदी विसर्प भी चलो, ये बाढ़ के मैदान और डेल्टा मैदानों पर पाए जाते हैं, जब नदी अपने साथ मुख्य रूप से छोटे छोटे वो लेके आती है।
तो ये क्या होती है, कैरोलिसिस बल की वजह से नदियां अपनी दिशा भी, मतलब उसका चक्कर लगता है। आपको पता है कैरोलिस बल कैसे काम करेगा, उत्तरी गोलार्ध में उसकी दिशा दाई हो जाएगी। जैसे अगर इसको ऐसे जाना है, उत्तरी गोलार्ध में कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में अगर इसको ऐसे जाना है तो ऐसे जाएगा, लेफ्ट हो जाएगी दक्षिण गोलार्ध में, मतलब साउथ की बोल रहा हूं मैं। साउथ में लेफ्ट हो जाएगा और नॉर्थ में राइट हो जाएगा। ये वैसे आपको ध्यान है, जैसे ये जा रहा है, ये साउथ दिशा है, इसका ये राइट होता है, इसका ये लेफ्ट होता है, तो इधर हो जाएगी राइट की तरफ। और साउथ और नॉर्थ दक्षिणी गोलार्ध में कैरियोलिस बल की एक खास बात है कि वह कोई भी सीधी दिशा में गति करती हुई बस कोई भी चीज है, कोई भी धारा है, कोई नदी है, कुछ भी है, उसकी वो सीधी दिशा में गति ना करने देने से, वो सीधी दिशा में ना जाने देने से वो क्या करता है, उसकी दिशा को चेंज कर देता है। कोई भी चीज अपनी अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो वह अपने मूल दिशा से दाईं तरफ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं तरफ को क्या करेगी, गति करेगी। ऐसे ही कोई नदी मान लो बह रही है ऐसे, तो वो अपनी उत्तरी गोलार्ध से ऐसे बह जाएगी ऐसे, तो ऐसे विसर्ग का निर्माण कर देगी। ठीक है ना। तो बेसिकली इसके निर्माण में बेसिकली कैरियोलिसिस बल भी एक काम करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कैरियोलिसिस बल कैसे काम करता है। तो नदी विसर्ग, इनको बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी इनकी होनी चाहिए। ये नदी विसर्ग होता है, देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। भौम जल से ये आकृतियां बनती है, इनको जस्ट आकृति इतना ध्यान रखना, कुछ ज्यादा याद करने की सोचे। ये भौम जल की आकृति बस ध्यान रखना, बस कैसे बनती है ज्यादा चलो जरूरत नहीं है, बस इनका नाम याद रखना। ये सब भौम जल से निर्मित आकृति है, विलय रंध्र, गौल रंध्र, निबाद रंध्र, ये सब, ये स्टेगमाइट, गुफामुख, ये सब क्या है, आपकी कौन सी आकृति है, ये भौम जल से निर्मित होने वाली आकृति है। ठीक है, ये सब भौम जल से निर्मित अपनी अपरित आकृति, नाम याद रखो, इनके बारे में मत ध्यान रखो कैसे बनेगी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। नदी की ऊपर वाली आकृतियां क्वेश्चन में मेंस में आती है। ये सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आपके नाम ध्यान रखना है बनती कैसे। भौम जल के निक्षेपण से कौन कौन सी बनती है, तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेपण, स्टेकलाइट निक्षेपण। इनका नाम याद रखना, मैं आपको इनको अंदर से नहीं बताऊंगा क्योंकि आते भी नहीं है, इतना टेक्निकल याद नहीं रखना। स्टेंगुलेट स्तंभ, इनका नाम याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नदी द्वारा अपर्दित कौन सी आकृतियां हैं, नदी द्वारा निक्षेपण से कौन सी आकृतियां हैं, और भूम जल है उसके अपर्दन से कौन सी आकृतियां हैं, और भौम जल के निक्षेपण से कौन सी आकृतियां बनती है, याद रखना। अब आता है हिमनद, इसमें आपको ध्यान रखना है। आप सब जानते हैं पृथ्वी पर हिम प्रवाह भी होता है, पर्वतीय ढालों में बर्फ भी बहती है, तो हिम नद बोलते हैं उसको। जहां पर आपने देखा होगा, अगर आप हिमालय क्षेत्रों में गए होंगे तो बर्फ बहती हुई जाती है, बर्फ की नदियां भी होती है, वो सारी चीजें। हिमनद गति करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यह है कि नॉर्मली जल तेज गति से बहता है, हिमनद बहुत कम स्पीड से बहते हैं। देखो ये हिमनद है, ठीक है ना, तो हिमनद की स्पीड थोड़ा कम होती है, ठीक है ना। हिमनद अत्यधिक भार के कारण घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रबल अपरदन के कारक बनते हैं। क्योंकि बेसिकली जब ये आते हैं तो जब सतह से घर्षण करते हुए आते हैं, घर्षण करते हुए इनके मार्ग में जो चीज आती है, आकृति आती है, चट्टान आती है, उसको काटते हुए चलते हैं, इसलिए अपरदन बहुत तेज गति से यहाँ पर होता है। हिमनद संचलित होते हैं, ये मलबा भी हटा सकते हैं, तो इसलिए कई बार विभाजक के रूप में भी काम करते हैं। जैसे कोई मलबा यहाँ पर है और एक इधर नदी जा रही है, एक इधर जा रही है, हिमनद ने बहा दी यहाँ पर, तो ये मलबा हटा दिया, दोनों मिला भी देते हैं। तो ये हिमनदों का बेसिकली है। तो हिमनद के अपरदन से कौन सी आकृति बनती है, ध्यान रखना। सर्क, सर्क क्या है, गहरे लंबे चौड़े गर्त बेसन होते हैं जो हिमनद घाटियों के रूप में होते हैं बेसिकली। इसके बाद आता है सिलिकेट घटक, ये नुकीली चोटियां होती है। सर्क दीवारों के शीर्ष अपरदन के कारण बनती है। बेसिकली कोई सर्क है ऐसा, इसका अपरदन हो जाएगा तो ऐसी चोटी बन जाएगी, ठीक है ना। हिमनद घाटी वही उसी की तरह होगी जैसे वी आकार घाटी होती है, लेकिन नॉर्मली ये वी आकार घाटी नहीं बनाते, ये यू आकार की घाटी बनाते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो कम होती है, ठीक है ना, इसलिए ये बी आकार की घाटी बनाते हैं। और कई बार अत्यधिक ऊंचाई पर भी ये घाटी बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं लटकतियां वहां घाटी। और उच्च अक्षांश समुद्र जल के जमा होने के कारण हिमनद गर्तों का निर्माण होता है। आपने देखा होगा समुद्र भी जम जाते हैं, जिससे हिमनद के नीचे गर्त खड्डे होते हैं, उनमें समुद्र जम जाते हैं, तो हिमनद के विभिन्न प्रकार गर्त बनते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्योर्ड। तो ये शब्द आपको याद रखना है। फ्योर्ड क्या है, फ्योर्ड बेसिकली उच्च अक्षांशों पर जो हिम नदियां हैं वो गर्तों में जम जाती है, जिससे हिमनद गर्तों का निर्माण होता है, उन्हें हम फ्योर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हिमनद गर्तों का निर्माण भी इसी से बनता है। ये सिंपल ये शब्द ही रखिए, देखो आकृति से समझ लेना। ये सुरंग है, ये चोटी हो रही है यहाँ पर, सुरंग हो गया। ये सार्क है, जैसे कोई ये जा रही है बीच में ये बना रहा है, ठीक है ना। ये ऊंचा अगर वो बन रहा है तो रुंडित है। ये घाटी हो गई इनकी। ये बेसिकली मध्यस्थ हेमोड हो गए, छोटे छोटे वो बन जाते हैं आकृतियां। तो ये एक बार इनके मैपिंग से आपको देखनी ज्यादा नहीं। आज जो इसके निक्षेपण से जब हिमनद आती है तो बहुत सारा अपशिष्ट भी अपने साथ लेके आती है, बहुत सारी आ, बर्फ भी अपने साथ लेके आती है, तो निक्षेपण से बनते हैं हिमनद गोलास में मृत्तिका। ये हिमनदों के पिघलने के कारण पीछे छूटे हुए मोटा और महीन मलबा होता है,
जब हिमनद आई है, पिघल जाती है, पिघलने के बाद उसमें कुछ अपशिष्ट बचते हैं, उससे बनती है। फिर आती है हिमनद धौत, फिर हिमोड़। जैसे जलोढ़ बनता है मृदा से, नदी से, वैसे हिम क्षेत्र में हिमोड़ बनेगा। ठीक है ना। जो बेसिकली बड़े बड़े मृतिकाएं अपने साथ लेके आता है, उन्हें बोलते हैं हिमोड़। ठीक है ना, इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद एस्कर। एस्कर भी क्या है, ये बक्राकार कटक होते हैं। जो हिमनदों के हिमनद आते हैं तो अपने साथ जल लेके आते हैं, पिघला देते हैं, तो वो कुछ कटक बना देते हैं आकृतियों को, तो कटक बनते हैं। हिमानी धौत मैदान, ये बेसिकली जो हिमानी गिरिपथ के मैदान और महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमनानी जलोढ़ भी बनते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है ड्रमलिन। ड्रमलिन मृतिका के अंडाकार समतल और कटक नुमा स्तरों पर जैसे रेत और बजरी के ढेर होते हैं, इनको दो छोर होते हैं। ठीक है ना। तो ड्रमलिन ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा आपको अगर समझना है तो इनको आके चित्र को देख लो, इनको सबको ने एक बार गूगल पर सर्च करके देख लो, इनकी आकृति कैसी है, बस दिमाग में घुस जाएगी। बाकी आपको प्री के लिए या आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा एग्जाम्पल के रूप में, ध्यान रखना है हिमनद आकृतियों से, अपर्दन से और निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियां बनती है वो आपको याद है। इसके बाद आते तरंग। बेसिकली तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्रों के अपर्दन और निक्षेपण से आकृतियां बनती है। ठीक है ना। तो तटीय क्षेत्रों में तरंगे समुद्र तट के आकार देने अपर्दन निक्षेपण के कारण, क्योंकि देखो एक तो ये खुद धाराएं आएंगी तो काटेंगी, और एक अपने साथ कुछ अपशिष्ट लेके आएंगी तो छोड़ के भी जाएंगी, तो छोड़ के जाएंगी तो निक्षेपण होगा, काटेंगी तो अपर्दन होगा, उससे भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे ऊंचे चट्टानी तट आपने देखा होगा, और निम्न अपसादी तट। निम्न अपसादी तट है, ये बेसिकली किससे होता है, आपके निक्षेपण से। और ऊंचे चट्टानी तट है, ये होते हैं आपके बेसिकली अपर्दन से। जैसे आपने देखा होगा कहीं ऊंची ये तट रेखा अत्यधिक अनियमित होती है, बहुत नदियां जलमग्न प्रतीत होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कई बार आप अगर तटीय क्षेत्र देखा है तो तटीय क्षेत्रों में कोई ऐसा तटीय क्षेत्र देखा है जहां पर बेसिकली, जैसे आप बंबई पे जाओगे या कोई ऐसे उसके जाओगे, तो वहां तो बेसिकली आपको क्या करना है, वहां पर पत्थर लगा के रखते ताकि अपर्दन नहीं होता। लेकिन जिन क्षेत्रों में अपर्दन होता है, जहां पर कोई प्राकृतिक होता है, वहां पर कोई सीटी वीटी नहीं होती, वहां पर इन पे बहुत सारे तटबंध तट है, वहां पर हम कुछ रोधक नहीं लगाते। जैसे वहां पर बेसिकली तट क्या करते हैं, ये धाराएं क्या करती है, धाराएं समुद्र में आती रहती है, ये अपर्दन करती है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। अब वो आकृति अलग अलग आकार की हो जाती है और उनका नाम भी अलग अलग हो जाता है बस, लेकिन बेसिकली आकृतियां बनती है ऊंचे तटों के किनारों पर। ये इनका नाम ध्यान रखना बस, इसमें ज्यादा याद नहीं रखना, जस्ट एक लिस्ट बना लो इनकी, बस एक चेक लिस्ट बना लो। सिंपल सी चेक लिस्ट बनानी है कि नदियों से अपरदित और अपक्षय निक्षेपण, इसके बाद आपकी हो गई तरंगों से, इसके बाद जल से, भूमिगत जल से कौन कौन सी बनती है, बस इतना ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको अगर मेंस के हिसाब से देखना है तो मेंस के हिसाब से आपको सिर्फ दो चीज ध्यान रखनी है, मेंस के हिसाब से आएंगी वायु द्वारा निर्मित और नदी द्वारा निर्मित आकृतियों के बारे में, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो हमने डिटेल बताई उनको देख सकते हैं। बाकी के लिए आप नाम ध्यान रखना, जैसे पुलिन, ये निक्षेपण से निर्मित है। अधिकतर स्थलों से नदियां या सरिता अपने तरंगों के अपरदन को बहाकर लाए पदार्थ यहाँ पर होते हैं। पुलिन स्थायी नहीं होते, मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बनते हैं, इसलिए लंबे टाइम तक वो टिकते नहीं है। टिब्बे, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने टिब्बे से। टिब्बे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि टिब्बे किससे निर्मित आकृतियां हैं, तो टिब्बे बेसिकली क्या है, समुद्री तरंगों के निक्षेपण से निर्मित आकृतियां। अपतट रोधिका, रोधिका तट, ये भी समान। अपतट कैसे, समुद्र से लाए हुए कुछ अपशिष्ट होते हैं उनको लाके जमा देती है, तट पर कुछ रोधिकाएं बन जाती है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी बस। इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट आपकी थोड़ा वायु। इनका सिर्फ नाम याद रखना है, ज्यादा इनके डीपली नहीं करना है। एक चेकलिस्ट बना लीजिए, जैसे एक चेकलिस्ट बना लो इसमें ऐसे, जैसे नदी द्वारा, नदी के अपरदन से, वो आकृतियों के नाम लिख लो। और नदी के अपरदन से क्या है कि थोड़ा याद, उनकी डिटेल भी याद रखना क्योंकि वो थोड़ा डिटेल पूछ लेते हैं। फिर इनके अपक्षय से, निक्षेपण से। ठीक है, इसी प्रकार वायु के, इसी प्रकार समुद्री तरंगों से, और इसी प्रकार आपका हो गया हिमनद से, और इसी प्रकार भू जल से। इनका नाम याद रखना है, नाम के अलावा ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसमें कोई जरूरत नहीं है, नाम याद रख लो बस। ठीक है, उससे काम चल जाएगा। अब आते हैं पवन, आप सभी जानते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय बहुत सारे मरुस्थल होते हैं जहाँ जो शुष्क प्रकृति के होते हैं, जहां पर वायु बहुत तेज गति से चलती है, विशेषकर ऊर्ध्वाधर में।
तो ये विभिन्न प्रकार की मरुस्थलीय क्षेत्रों में तीव्र गति जब वायु चलती है तो वायु के मार्ग में विभिन्न प्रकार के जो विक्षोभ आते हैं उनको ये खंड मतलब विक्षोभ भी उत्पन्न करती है वायु। तूफानी वायु आती है, कई बार विनाशकारी भी होती है। तो इसके अभ्यंतर से बहुत सारे चट्टानों का निर्माण होता है। अब एक तो कैसे, एक तो वायु चलेगी चट्टान को काट के ले जाएगी, तो काट के ले जाएगी तो इसकी आकृति भी चेंज हो जाएगी चट्टान की, तो ये तो हो गई अपारदृत आकृति। लेकिन जो काट के मिट्टी लेके गई है वो खाके जाके कहीं जाके तो निक्षेप करेगी, तो वो हो गई इसी निक्षेपण से निर्मित आकृति। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर देखना है। पवने अपवहन और घर्षण आदि द्वारा अपर्दित करती है। अपवहन में पवन धरातल से चट्टानों की धूल और कणों को उड़ाती है। अपवहन में क्या है कि टच नहीं करती, वो हवा में उड़ा के ले जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है ना, हवा में जाती है। और एक होता है चट्टान को टकरा के ले जाती है, मतलब कोई चट्टान है, पवन चल रही चट्टान के मार्ग में आ रही है, मार्ग उसकी चट्टान पवन के मार्ग में आ रही है तो चट्टान को ही काटते हुए जाती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इनका एक तो घर्षण करने वाली और एक अपमान करने वाली। अपमान जो हवा में उड़ा के ले जाती है, अपमान बहुत सारे कण होते हैं उनको उड़ा के ले जाती है, तो वो गया अपमान। और घर्षण तो चट्टान को काट के ले जाती है वो। ये ना, जब वायु में उपस्थित ये कण चट्टानों के तल से टकराते हैं और उसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है, उसे वायु बालू घर्षण कहते हैं। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, वो मिल करके बड़ी चट्टान से टकराएंगे और उसको अपराधित कर देते हैं वो सारी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में समग्र वर्षा कम होने के बावजूद भी कभी कभी मूसलाधार वर्षा भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये वर्षा बड़े पैमाने पर बर्बादी और बाढ़ का कारण बनती है। तो इसका कारण क्या है, जो कि आप सभी जानते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा होती है अवशोषण की क्षमता उसकी थोड़ी कम होती है। ठीक है ना, इसलिए वहां पर जम जाते थोड़ा सा, पानी जल्दी जम जाता है और इसी वजह से वह बाढ़ आ जाती है। इसलिए मरुस्थल में बाढ़ आने में कोई टाइम नहीं लगेगा यदि ढंग से बरसात हो गई तो। मरुस्थल चट्टानें दैनिक तापमान में अत्यधिक परिवर्तन। आप सभी एक चीज और है कि मरुस्थल में तापमान बहुत ज्यादा चेंज होता है, दिन में बहुत ज्यादा उष्ण होता है और रात में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो उसकी वजह से भी कई बार यहाँ पर मौसम जैसी घटनाएं बदलती रहती है। अब आपको यहाँ देखना है कि पवनों के अपर्दन से निर्मित आकृति। सिंपल सा एक है पेडिमेंट और पदस्थली। बेसिकली ये मरुस्थलीय भूदृश में देखने को मिलेंगे आपको। पर्वतों के पाद या मलबे रहित या मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टान तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन सरिता के बहकर या चादर बाट दोनों संयुक्त रूप से निर्मित। इसमें क्या होता है पेडिमेंट, इतना ध्यान रखना, जो पेडिमेंट बोलते हैं पदस्थली बोलते हैं। और पदस्थली कहाँ होती है, जो ऊंचा कोई चट्टान है और कोई पर्वत है, चट्टान है या कोई भू आकृति है, उसके जो ढातले क्षेत्र होता है उसका, वहां पर कुछ तो नदियों के द्वारा लाके बना दी जाती है। जो नदियां अपने या कुछ जल है वो अपशिष्ट कुछ लेके आती है, तो बेसिकली वहीं पर ही पेडिमेंट है, इनका निर्माण होता है। इन स्थलाकृतियों के अपर्दन में ढलानों के समांतर पीछे हटने की प्रक्रिया शामिल होती है, तो ये ऐसे इसलिए इनको बोलते हैं मध्य ढाल वाले बोलते हैं। लेकिन पेडिमेंट बेसिकली एक भूकाकृतियां है जो वायु द्वारा निर्मित होती है। और इसको ये ध्यान रखना है कि जब कोई तीव्र ढाल है तो वायु जब हवा का तेज गति से चलेगी तो तीव्र ढाल के सतही वाला क्षेत्र है वहां पर वो क्या कर देगी, कुछ अपर्दन कर देती है और इसका निर्माण करती है थोड़ा सा। तो ये होता है बेसिकली पेडिमेंट। एक होता है प्लाया। इनका ना आप एक बार चित्र देख लेना, चित्र से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। इनका एक बार चित्र प्लीज, इनको गूगल पे सर्च करके चित्र देख लेना, बस एक बार, कुछ नहीं करना है, चित्र देख रहे हैं और चित्र से आपको आकृति फिट बैठानी है। प्लाया बेसिकली पर्वतों और पहाड़ों से घिरी घाटियों के केंद्र में बनी उथली झीलें होती है। उच्च वाष्पीकरण के कारण प्लाया में अल्पकालिक जल वितरण होते हैं और अक्सर लवण निक्षिप्त हो जाते हैं और लवणों से प्लाया मैदानों का निर्माण होता है। अब ये ध्यान रखना है कैसे बनता है प्लाया। घाटियों के बीच में झील है, जल हो गया वाष्पीकरण और नीचे कुछ बन गई, जो लवण बच गया उसके उससे क्या वो निक्षेपण लवण हो गया और उससे जो बनती है ये बेसिकली प्लाया उसी से बनती है। ठीक है ना, तो ये किससे बनती है, उच्च वाष्पीकरण के कारण प्लाया अल्पकालिक जल प्रतिधारण होता है। इसमें अक्सर लवण निक्षेपित होते हैं और लवणों से आच्छादित प्लाया मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है, ये आपको ध्यान रखनी है, अपवहन गर्त और गुहाएं। पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रभाव से चट्टानों के अपक्षय जनित और असंगठित मृदा का अपवहन होता है, जिसे अपवहन गर्त बोलते हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अगर कोई संगठित चट्टान है तो वहां घर्षण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई कण पहले से ऑलरेडी टूटे हुए हैं तो ये उनको बहा करके आसानी से ले जाती है, तो अपवहन के द्वारा ले जाएगी, उन्हें अपवहन गर्त बोलते हैं। और वहां जो खड्डे बन जाएंगे, जहां से मिट्टी बहा करके ले जाएगी वहां तो कुछ नीचे बनेगा, कुछ खड्डा बनेगा, कुछ न कुछ आकृति तो नीचे धसेगी, उसे गर्त बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अपवहन गर्त।
तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल के अपघर्षण से चट्टानी तल पहले उथले गर्त, जिन्हें बात गर्त बोलते हैं, कुछ बात गर्त है और गहरे हो जाते हैं तो उन्हें गुहा कहते हैं, मतलब गर्तों के रूप में। सिंपल सी बात है, जब वो भाग करके ले जाएगा तो जितनी ज्यादा गहराई से, जैसे मान लो आपने देखा होगा कभी डेजर्ट की अगर आप सफारी करें, ध्यान रखना रात में अगर आप किसी यहाँ पर टीले पे बैठे हो सकता है कल वो टीला आपको जगे ना सुबह तब तक मिले ही ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई मान लो ये समतल टीला है और यहाँ से वायु आती है ऐसे बहा करके ले जाती है, तो ऐसे बन जाएगा ये एक तरह से, यहाँ पर खड्डा सा बन जाता है गर्त टाइप में, है ना, मिट्टी का। वहां पर से मिट्टी नहीं बचती, मिट्टी उड़ के चली जाती, तो उसे बोलते हैं हम बेसिकली क्या, गर्त। और ज्यादा बनता है तो उसे गुहा बोलते हैं। इसके बाद है ये फेमस आकृति है छत्रक, टेबल और पीटी का सेल। पवन की अब छत्रक कैसे बनती है, ये बेसिकली कोई चट्टान है कुछ भी है, छत्रक सेल जिनका पतला डंठल और गोल और नाशपाती के आकार का शेष होता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। इनको एक बार उसमें देख लेना परिचित्रों में। टेबल सेल कैसे बनती है, थोड़ा ऐसा आकार की बन जाएगी, तो वो आपको थोड़ा देख लेना, ये तीनों कौन सी है, बेसिकली वायु द्वारा अपवर्जित आकृति है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं पवनों द्वारा निक्षेपित। अब पवन द्वारा कौन सी निक्षेपित, जब पवन जाएगी तो अपने साथ बहा करके ले जा रही है तो उस मिट्टी को कहीं तो जाके डालेगी, कणों को कहीं तो डालेगी, तो जहां पर उन कणों को निक्षेपित करेगी वहां आकृतियों का निर्माण होगा। तो निक्षेपित आकृति होती है वो कौन कौन सी, देखो बालू टिक्का टिब्बे, ये बहुत फेमस है बालू टिब्बे, बालू टिब्बे, ये देखो ये आकृति देखो, ये यहाँ देखी हुई सारी आकृति इनको देख लेना, लेकिन बाल इनको देखो एक बार, देखो बालू टिब्बे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के लिए सबसे बेस्ट जगह है। इसके निर्माण का अवरोध होना अभी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे कई प्रकार के होते हैं, बरखान, ध्यान रखना इसी का पार्ट है। बरखान अर्धचंद्राकार टिब्बे होते हैं जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा की ओर होती है, जैसे ये है। तो यहाँ पवनों की दिशा, इधर से पवन चल रही है, इधर से और पवन चल रही है, तो इसको क्या करती है, जैसे पहले तो मान लो ये ऐसे होगा इतना मोटा होगा, फिर चलिए तो इतना पतला हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, पवन अपने साथ अपवर्तित करके ले गई। उसके बाद आता है परवैलिक बालू का टिब्बा। तो परवैलिक बालू का टिब्बा इसमें देखो, ये उल्टा होता है पवनों के विपरीत दिशा में, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है सीप, ये भी बरखान के समान है लेकिन पवनों की स्थिति में बदलाव के कारण इन इसकी भुजाएं केवल एक भुजा होती है सीप की बस, ये ऐसे दो नहीं होती। जैसे देख के क्या दो कब बनेगी, जब वायु की एक ही दिशा, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वायु अब थोड़ी सी इधर से आ गई तो ये कट जाएगा यहां से, तो ऐसा ही बचेगा। अगर एक ही दिशा से है तो बरखान बनेगा, दो तीन दिशाओं से आएगी तो सीप बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अनुप्रस्थ टीले, अनुप्रस्थ टीले वाला कोई टीला है, ये ऊंचा, इसमें से वायु हवा नीचे निकल गई, काटते हुए निकल गई तो टीले बन जाते हैं। एक होता है अनुदैर्घ्य टीले, देखो दोनों में अंतर क्या है, एक बनते हैं लंबवत, एक बनते हैं समांतर। अनुप्रस्थ होते हैं लंबवत टीले, ठीक है ना, और अनुदैर्घ्य होते हैं समतल समांतर टीले। तो ये चित्र में आकृति देखने थोड़ा सा देख लेना एक बार, यही वाली चीज है। तो बेसिकली इसमें आपको दो तीन ध्यान रखने, गोकुल झील वगैरह बालू घर्षण सब आपने संबंध दिया। इस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं बता दूं, क्वेश्चन बनने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा आपका प्री का ज्यादा, और मेन से क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे कि जल द्वारा, नदी के प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपवर्तित आकृतियों को चित्र द्वारा समझाइए, जो बेसिकली स्टेट विशेष में बनता है, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी। और एक बनता है आपके वायु द्वारा, ये दो का तो मेन से बन सकता है, बाकी प्री में बनेगा कि किससे कौन सी आकृति बनती है, वो आपको एक चार्ट बना करके याद कर लेना है, दो तीन बार गो थ्रू हो लेना, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, जहां से यूपीएससी के क्वेश्चन प्री के बहुत ज्यादा आपके साथ देखने को मिलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसमें वायुमंडल की संरचना और संगठन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री मेंस दोनों के लिए, और इसको थोड़ा समझना है, यही आपका बेसिक ज्योग्राफी में काफी रोल निभाता है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। इसमें आप छठी क्लास की जो एनसीईआरटी है और उसका पांचवा चैप्टर भी यहाँ पर है, और 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका सातवां चैप्टर, ये बेसिकली आपका इसी से रिलेटेड है, इन्हीं को दिया गया है। आप जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे बेसिक सबसे, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, और जीवन संभव के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अभी तक दोस्तों हमने स्थलमंडल की सारी चीजों को देख चुके हैं। अब हम अगला अगला टॉपिक आता है वायुमंडल से संबंधित, वायुमंडल और वायुमंडल से जुड़ी हुई
जो क्रिया है उनसे संबंधित है। तो ये तीनों घटक होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इन्हीं तीनों घटकों से मिलकर जो क्षेत्र बनता है जहां पर तीनों पाए जाते हैं। देखो, स्थलमंडल तो केवल स्थलमंडल बात करें तो सब सारे ग्रह में स्थलमंडल अवेलेबल है। कुछ ग्रह ऐसे जहां पर वायुमंडल अवेलेबल है। कुछ ग्रह ऐसे जहां पर जल है लेकिन फिर भी वहां जीवन समा, ये तीनों जहां पर मिलेंगे वहीं पर जीवन संभव होगा, जो बेसिकली पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और उसी को बोलते हैं हम जैव मंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, तो जैव मंडल। तो अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वायुमंडल। देखो, हमने ऑलरेडी स्थल मंडल को पढ़ लिया है, अब हम वायुमंडल को पढ़ लें, उसके बाद हमारा जल मंडल भी आएगा, और हम जैव मंडल को भी पढ़ेंगे। इसमें कुछ एनवायरमेंट वाले जो टॉपिक है, जो फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं, जिनका संबंध एनवायरमेंट से होता है, उनको यहाँ देखेंगे। वायुमंडल आप सभी जानते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडल के चारों। अब वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे है, मैंने ऑलरेडी बता दी कि वायुमंडल क्यों पाया जाता है। कि हालांकि शुरू में अगर देखें तो प्राथमिक काल में पृथ्वी वाले क्षेत्र पर जो बिग बैंग थ्योरी के बाद जो गैसें बनी, वो हाइड्रोजन हीलियम थी। ये दोनों गैसें ऐसी थी जिनसे मानव जीवन संभव नहीं था। इसके बाद ये चूंकि सूर्य के पास थी, तो ये सौर जो हवाएं चली उनसे हीलियम खत्म हो गई। उसके बाद विभिन्न प्रकार से वॉल्केनो वाली सिचुएशन हुई, ज्वालामुखी हुआ, उससे बहुत सारी गैसें पृथ्वी के अंदर से बाहर आई, और उनसे वायुमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें मुख्य रूप से चारों ओर देखने को आपको मिलता है। तो वायुमंडल ध्यान रखना, वायुमंडल में गैस भी होता है, जल भी होता है, और ठोस भी होता है। वायुमंडल में गैसीय परत है जिसमें गैस भी पाई जाती है, यानी गैसीय पदार्थ भी पाई जाती है। वहां पर जलवाष्प भी पाए जाते हैं, और दूध के कण भी पाए जाते हैं। तीनों स्थल जो वायुमंडल है उसमें पाए जाते हैं, तीनों अवस्थाएं। इस वायुमंडल में अगर देखें, वायुमंडल का 99% द्रव्यमान पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की सीमा तक है। यानी कि वायु की अगर मैं देखूं तो वायु की सघनता बेसिकली पृथ्वी की सतह पर, ये पृथ्वी के पास वाले क्षेत्र पर ज्यादा पाई जाती है। तो जैसे जैसे वायुमंडल ऊपर की ओर जाता है, ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे वायुमंडल विरल होता जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से दोस्तों हमारे यहाँ सघन वायुमंडल पाया जाता है, जो विभिन्न परतों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। और आप देखेंगे कि 32% क्षेत्र में ही 99% वायुमंडल का पार्ट होता है, सिर्फ 32 किलोमीटर में। ठीक है। इसमें अगर हम देखें पृथ्वी पर वायुमंडल के संगठन में गैसों को देखें तो सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन गैस आती है, दूसरे नंबर पे आपकी ऑक्सीजन आती है, तीसरे नंबर पर आपकी ऑर्गन आती है जो निष्क्रिय गैस है, और ये इसके बाद आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सभी गैस। तो ये गैसें हैं जो वायुमंडल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही बात इसमें लिखी है कि वायुमंडल में बेसिकली 3 गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैस। अन्य गैसों में ऑर्गन होती है आपकी, और आपकी CO2 होती है, जिसमें ऑर्गन दोस्तों एक निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं करती। उसके अलावा अदर गैस है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन मनुष्यों के और पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए, मुख्य रूप से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन किसके लिए, मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए श्वसन क्रिया में। बेसिकली 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो बेसिकली ये हमारे स्थल मंडल और सप्ताह मंडल में ज्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई जाती है ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा फैक्ट देख लो, एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, बाकी हम ऊपर नीचे देखेंगे। ये फैक्ट क्या कर रहा है, उद्योग उत्सर्जन और कार के धुएं जैसे स्रोत CO2 के स्तर ऊष्मा तीव्र गति से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। इसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया नाइट्रोजन क्या रोल है, इसके बाद आया ऑक्सीजन, उसका क्या रोल है। इसके बाद इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है, वो होती है दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस है, जो पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैसों की क्या खास विशेषता होती है, जो भी ग्रीन हाउस गैस होगी उसकी खास विशेषता होती है, जो सूर्य से हमारे, क्योंकि पृथ्वी पर एकमात्र जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहां से होती है, सूर्य से। सूर्य से जो आती है वो सौर विकिरणों के माध्यम से आती है। किससे, सौर विकिरणों के माध्यम से। और ये कौन सी सौर विकिरण होती है दोस्तों, ये लघु सौर विकिरण होती है। तो सूर्य बेसिकली आपकी लघु सौर किरणों से आता है। तो ग्रीन हाउस गैस लघु सौर किरणों को तो आने देती है पृथ्वी पर, यहां पर आ जाएगा अर्थ। लेकिन ध्यान रखना, आते टाइम सौर विकिरण पृथ्वी को गर्म नहीं करती है, वायुमंडल गर्म नहीं करती, ये गर्म करती है जाते टाइम। जब पृथ्वी पर आती है तो इनका तापमान कम हो जाता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए दीर्घ तरंगों के रूप में दीर्घ तरंगें हो जाती है। और दीर्घ तरंगें को मुख्य रूप से, दीर्घ तरंगों की कुछ मात्रा को कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रोक लेती है, जिससे कि वातावरण में तापमान बना रहता है। इसलिए अगर वायुमंडल में CO2 है
और एक संतुलित अवस्था में है तो वायुमंडल के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब CO2 बहुत ज्यादा हो जाता है या ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा हो जाती है और वो तापमान को अवशोषित ही करके रखती है, जाने नहीं देती, तो तापमान बढ़ जाता है और उसे ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो CO2 बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट गैस है किसके लिए? पृथ्वी के तापमान को संतुलन करने के लिए। इसके बाद आता है ओजोन, वायुमंडल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। ओजोन की मैं बात करूं, ओजोन आपको पता है, ओजोन बेसिकली आपके समताप मंडल की जो निचली सीमा है उसमें ओजोन पाई जाती है। और इस ओजोन की सबसे खास बात क्या है? ओजोन की सबसे बात यह है कि ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? घटक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई में पाया जाता है और ये ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन की सबसे बात यह है कि सूर्य से आने वाली कुछ पराबैंगनी किरणें होती हैं। हाँ, पराबैंगनी किरणें होती है, तो पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती है क्योंकि उनकी तीव्रता ज्यादा होती है। और पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती है जिनकी वेवलेंथ नॉर्मली 100 से लेकर 400 मिनी सेमी होती है, वो बेसिकली नुकसान करती है, इसलिए उनको ओजोन मंडल रोक लेता है। तो ओजोन मंडल उसके लिए काम करता है। इसके अलावा वायुमंडल छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये वायुमंडल में हर कण महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये वायुमंडल छोटे कण हैं जो आपको दिख रहे हैं, समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धूलिया राख वगैरह ये सब दिख रहे हैं। ये वायुमंडल में वर्षा को संचालित करने में सबसे महत्वपूर्ण है। जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है तो यही छोटे छोटे कण उस आर्द्रता को ग्रहण करते हैं जो बाद में बरसात के रूप में हमारे समक्ष आती है। इसलिए पूरे इकोसिस्टम को संतुलित करने में ये धूल के कण वायुमंडल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। धूल के कण वायुमंडल के निचले भाग मौजूद होते हैं, फिर भी कई बार संवहनी हवाएं चलती है तो इनको ऊपर ले जाती है, तो ऊंचाई पे चले जाते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव बेसिकली कहां पाया जाता है दोस्तों? उपोष्ण और शीतोष्ण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। विषुमत रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं। कारण क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में तो इसलिए कम पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर ये होते कम है, और विषुमत रेखीय क्षेत्रों में इसलिए कम पाए जाते हैं क्योंकि बरसात होती है तो बह जाते हैं। ठीक है ना? तो इनका ध्यान रखना है, ये है, इन्हीं को हम बोलते हैं आर्द्रता ग्राही नायक। धूल और नमक के कण को हम बोलते हैं आर्द्रता ग्राही, जो बेसिकली आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं, और आर्द्रता ग्रहण करते हैं तभी बरसात होती है ना? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एक एक लाइन अब बहुत अच्छे से इसमें सारे जो मंडलों की परत बताई। पृथ्वी में तापमान के आधार पर वायुमंडल को अलग अलग परतों में विभाजित किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है क्षोभ मंडल। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। क्षोभ मंडल पृथ्वी सॉरी वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये देखिए, आपको क्षेत्र में देखो, हम्म ये देखो क्षोभ मंडल है, इसको दिखा देंगे आपको चित्र में। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर, औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक है क्षोभ मंडल की, और विषुमत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आपको पता हो तो। ऐसा क्यों? यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुवों पर, क्योंकि ये जो क्षोभ सीमा है तापमान में प्रभाव करती है। क्षोभ मंडल तापमान पर आधारित है, और क्षोभ मंडल की एक खास बात है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। तो जब विषुमत रेखा है वहां पर तापमान ज्यादा है, इसलिए ऊंचाई बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे सौर विकिरण ऊंचाई तक चली जाती है, और जितनी ऊंचाई तक सौर विकिरण जाएंगी क्षोभ मंडल की सीमा ऊंचाई तक बन जाती है। क्योंकि विषुमत रेखा पर सौर विकिरण है, या जो हवाओं का जो आरोहण है हाइट ऊंचाई अधिक ऊंचाई तक होता है, इसलिए वहां पर अधिक ऊंचाई तक मुख्य रूप से क्षोभ मंडल पाया जाता है। जबकि ध्रुवों पर तापमान कम होता है तो वहां ऊंचाई नहीं होती। यही लिख रहा है देखो, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुमत रेखा पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि तेज वायु प्रभाव के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन हो जाता है, और इस संस्तर के कारण धूल और जल के कण भी वहां पर मौजूद हो जाते हैं, इसलिए क्षोभ मंडल विषुमत रेखा पर अधिक ऊंचाई तक पाया जाता है। यही क्वेश्चन था 2024 में आपके सामने पूछा गया था। अगर आप चाहें तो मैं उसको थोड़ा खोल के आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से, और यही कि ये लाइन एकदम सेम टू सेम लाइन वहां, ये क्वेश्चन ये 2024 में आया था, और यहीं से बिल्कुल सेम टू सेम जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं वही है। क्या हो रहा है? भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा था। दूसरा स्टेटमेंट, भूमध्य रेखा पर प्रबल संवेदनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, पहला कथन की दूसरा कथन स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा अपना। ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी तरीके से आएंगे, इसी से आएंगे, तो इसलिए बात पढ़ लेना, क्योंकि 2024 में क्वेश्चन ज्यादा उठाए थे, और अभी उनका एक तरीका देखने को ये मिल रहा है कि क्वेश्चन थोड़े से वो ज्योग्राफी को काफी अच्छे से लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? ये हो गया क्वेश्चन, यहीं से उठ के आया था।
अगला आगे जाते हैं समताप मंडल, ये सीमा। और देखो क्षोभ मंडल की खास बात है इसमें मौसम परिवर्तन संबंधित सभी घटनाएं यही होती है, मौसम परिवर्तन। और इसमें हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते जाते तापमान घटता है। उसका कारण मैंने बताया, क्योंकि सूर्य नीचे से गर्म होते हुए, नीचे से मुख्य रूप से दीर्घ तरंगों के माध्यम से सतह से गर्म होते हुए ऊपर जाता है तापमान, ना कि ऊपर से गर्म होता है। जैविक क्रिया सबसे महत्वपूर्ण इसी परत में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटना होती है। दूसरा दोस्तों, क्योंकि ये देखो ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट तो खुद ही 10 मीटर की ऊंचाई, 10 किलोमीटर की, तो यही हो गया, ठीक है। यहां पर इसके बाद ये क्षोभ सीमा है दोस्तों, और उसके बाद आता है आपका ओजोन समताप मंडल। समताप मंडल बेसिकली 20 से लेकर के 50 तक के बीच में, लेकिन इसके बीच में एक ओजोन मंडल भी होता है। तो समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है, यहां तक है, ये समताप मंडल है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि ओजोन परत यहां पर पाई जाती है, ये ओजोन परत है दोस्तों, और परावैंगनिक किरणों को ये ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, इसलिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। और समताप मंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, और समस्त कोई भी मौसम क्रिया यहाँ पर नहीं होती, इसलिए सारे जहाज वगैरह यहीं पर चलते हैं समताप मंडल में, क्योंकि मौसम बहुत शांत रहता है। समताप मंडल के ऊपर बात दोस्तों 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मध्य मंडल पाया जाता है। एक ऊंचाई, इसमें ध्यान रखना, मध्य मंडल में ऊंचाई जाने पर तापमान घट जाता है, और ये मध्य मंडल में जाते जाते तापमान -100 डिग्री भी हो जाता है दोस्तों। मध्य मंडल की ऊंचाई तक जाते जाते तापमान माइनस में चला जाता है यहाँ। और इसके ऊपर होती है मध्य सीमा, यहां तक तापमान, इस जोन में तापमान कम होता है, इस जोन में तापमान बढ़ता है, ठीक है। और मध्य मंडल में ऊंचाई कम होती है, तापमान कम हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को हम बोलते हैं मध्य मंडलीय सीमा, ठीक है। इसके बाद होता है आपका आयन मंडल, ये 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक होता है। ये मंडल बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्युत अवशोषित कणों को आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल के नाम से जानते हैं, जितने भी पृथ्वी से रेडियो तरंगे भेजी जाती है, जो टीवी में, संचार में, आपके मोबाइल में यूज करते हैं, सभी इसी से रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास आती है। तो आयन मंडल आपके रेडियो तरंगों के संचालन का सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, और यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आयन मंडल में टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर आगे दोस्तों बहिर्मंडल, ये वायुमंडल है। वायुमंडल कहते हैं सबसे ऊंची परत, कम जानकारी इसके बारे में, और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में मिल जाता है, कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि ऊपर कितना अथाह है आज तक किसी को पता नहीं चला, कोई गया तो है नहीं वहां, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने वायुमंडल का एक परतदार संरचना स्ट्रक्चर को जाना। अब आगे देखते हैं हम थोड़ा सा बहुत अच्छी चीजों को। वायुमंडल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा है। दो शब्द आपको ध्यान में मिलेंगे दोस्तों, एक होता है मौसम, एक होती है जलवायु। मौसम तापमान, दबाव, वर्षा की अल्पकालीन स्थिति, ये क्या होती है, अत्यंत अल्पकालीन स्थिति है। यानी तापमान और वर्षा की जो अल्पकालीन स्थिति रहती है वो क्या कहती है, अल्पकालीन स्थिति। तापमान, वर्षा, आर्द्रता की जो अल्पकालीन स्थिति होती है, जो छोटे छोटे चैम में बदलती रहती है, उसे बोलते हैं मौसम। मौसम अल्पकालीन था, जैसे देखा होगा दोपहर में आपने देखा, अभी थोड़ी देर पहले बरसात हो रही है, उसके बाद धूप हो जाती है, तो इसे बोलते हैं मौसम चेंज हो रहा है। इसको ये नहीं बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो रही है। वहीं दृष्टि अपोजिट, अगर ये तापमान, वर्षा और आर्द्रता अगर किसी क्षेत्र में लंबे समय तक एक ही स्थिति में पाई जाती है किसी समय विशेष के अंतर्गत, तो उसे हम बोलते हैं जलवायु। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अगर आप जानोगे तो ये विषुमत रेखा के पास 0 से 10 डिग्री अक्षांश के पास होते हैं, जहां पर टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है, जहां पर बरसात भी ज्यादा होती है, जहां आर्द्रता भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये वायु, ये क्या होगी, ये एक तरह से क्या होगी, ये आपकी जलवायु होगी, जो हमेशा लॉन्ग टाइम तक एक ही स्थिति में रहती है, ठीक है। बेसिक टेक्निकल अंतर इनमें ये हो गया, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, जब वायु उष्ण होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। शीत वायु भारी होती है और इसलिए नीचे रहती है। उष्ण और गर्म वायु के आसपास क्षेत्रों में शीत वायु रिक्त स्थान बने, जैसे मतलब नॉर्मली क्या होता है, वायु चक्र कैसे चलता है, मान लो कोई वायु यहाँ गर्म है, गर्म वायु ऊपर की ओर जाती है, जब वायु गर्म ऊपर की ओर जाएगी तो नीचे खाली हो जाएगा, यहाँ पर ठंडी वायु आके जमा हो जाएगी, और ठंडी वायु फिर तेज गति से ऊपर जाएगी, गर्म मतलब ठंडी वायु गर्म वायु को और धक्का देगी, ये और ऊपर जाएगी, फिर ठंडी वायु और ऊपर जाएगी, फिर ऐसे घूम करके दोबारा ये वायु चक्र चलता रहता है। और ध्यान रखना इसी से बरसात होती है, क्योंकि वायु गर्म वायु जितना ऊपर जाएगी, ऊपर जाने पर सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता का मतलब है वायु में जल धारण करने की क्षमता। अब वायु में जल धारण करने की क्षमता, मान लो 1 ग्राम पानी है और वायु में और टेम्परेचर घट गया तो उसकी क्षमता हो गई 1.1, क्षमता 1 थी, 1.1 यानी 1.1 मतलब जो एक्स्ट्रा 0.1 जल है वो बह करके नीचे आ जाता है, तो इसे बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता का मतलब क्या होता है, आगे भी आएगी शायद बता दूंगा मैं, लेकिन नॉर्मली वायु चक्र इस तरीके से चलता है। तापमान क्या होता है, तापमान आप सभी जानते हैं, तापमान वायु में ताप और शीतलता को मार्क करता है। यह रात दिन नहीं बल्कि ऋतुओं के आधार पर बदलता रहता है।
शीत ऋतु में तापमान नॉर्मली कम होता है, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होता है। सूर्यताप यानी सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करती है, उसे बोलते हैं सूर्यताप। और सूर्यताप आप सभी जानते हैं बहुत सारे और भी कारक है। सूर्यताप सूर्य की अक्षांश स्थिति की वजह से चेंज होता रहता है। ध्रुवों पर तापमान कम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है। इसके अलावा स्थल भाग का तापमान जलीय भाग की तुलना में ज्यादा होता है। स्थल भाग का तापमान जल्दी बदलता है, जलीय भाग का जल्दी नहीं बदलता। बहुत सारे कारक है। शहरी क्षेत्रों का तापमान ज्यादा होता है क्योंकि वहां ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों का तापमान थोड़ा कम होता है क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। ये बहुत सारा तापमान को अलग अलग कारक है जो प्रभावित करते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों वायु दाब। वायु दाब क्या होता है? देखो, वायु हमारे शरीर में उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु अनुभव नहीं होता। वायु दाब का मतलब होता है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। अब आप सभी जानते हैं वायु की एक आदत होती है, एक हाई प्रेशर है एक लो प्रेशर है। हमेशा वायु लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर गति करेगी, सॉरी उल्टा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगी। हमेशा वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगी। वायु खास बात है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करेगी। ठीक है। तो वायु के भार के आधार पर वायु गति करती है और पृथ्वी के वायु में पाया जाना अब है ना। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु का भार कम होता जाता है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपका वायुदाब कम पाया जाता है। समुद्र पर वायुदाब सबसे ज्यादा होता है, ऊंचाई पर वायुदाब सबसे कम होता है। इसलिए देखा होगा हिमालय में जब आप पहुंचोगे वायुदाब कम हो जाएगा, आप ऑक्सीजन कम हो जाती है तो नाक से खून वून भी लोगों के आने लग जाते हैं। तो वायुदाब क्या है? वायुदाब बेसिकली वायु का भार, और वायु का भार वायु के पास ज्यादा होगा, सघन ज्यादा होगा, इसलिए वायु भार। अब इसमें आपने दो चीज, अधिक तापमान वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, निम्न क्षेत्र बन जाता है, और निम्न क्षेत्र पे फिर वायु और जगह से आती है। ठीक है ना, तो निम्न क्षेत्र में वायु आती है क्योंकि वहां पर कंप्रेसर होता है। अब मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा इस चित्र के माध्यम, जो इस पूरे टॉपिक की सबसे खास बात है। देखो, अब वायु गति क्यों करती है? वायु गति करती दोस्तों बिजली की तापमान दाब में भिन्नता के कारण, क्योंकि हाई प्रेशर से वायु लो प्रेशर जाती है, यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु गति करती है, उसे हम बोलते हैं पवन। ऐसे विभिन्न रूपों में देख सकते हैं, हल्की वायु से लेकर के तेज झोंकों से तक। जितना वायु दाब अंतर होगा उतनी तेज गति से पवन गति करेंगे, है ना। तो इसमें दो बल काम करते हैं, एक समदाब, एक कौन सा है, एक तो है आपका कैरियोलिस बल, और एक है वायु प्रवणता बल। वायु प्रवणता बल बेसिकली वायु दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। जैसे मान लो यहाँ इस ये वायु ये क्षेत्र है, यहाँ पर मान लो 8 से डेसी बार डीसीबी, इसको डीबी में करते हैं, ये हो गया 9 से डेसी बार, ये हो गया 1000। तो वायु क्या चलेगी ऐसे। अब जितनी ज्यादा ये वायुदाब रेखाएं वायु पेटियां जितनी नजीक होंगी वायु उतनी तेज गति से चलेगी। तो वायुदाब की प्रवणता में वायुदाब के अंतर के कारण मुख्य रूप से बेसिकली उत्पन्न होता है। कैरोलिस बल दोस्तों क्या कहता है? कैरोलिस बल कहता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, वो कोई भी चीज ऐसे गति करनी चाहिए या ऐसे गति करनी चाहिए। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर वो अपनी दिशा में करे तो अपनी मूल दिशा के उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी राइट की तरफ, जैसे ऐसे गति कर रही है तो वायु हो जाएगी ऐसे। और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी अपनी मूल दिशा के दाएं तरफ, ऐसे कर रही है तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना। ये किसकी वजह से होता है? कैरियोलिस बल की वजह से। कैरियोलिस बल का जो होता है टू साइन थीटा कुछ करके ऐसे होता है, इसका 90, है ना। टू साइन, इसका फॉर्मूला देखना कैरियोलिस बल, जिसमें साइन थीटा का मान आता है। साइन थीटा यानी कि थीटा यानी कौन है। तो बेसिकली आपको एक बार मैं बात कि जो विषुमत रेखा है वह साइन का मान 0 होता है, इसलिए विषुमत रेखा पर मुख्य रूप से कैरियोलिस बल बेसिकली नहीं पाया जाता। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं कैरियोलिस बल बढ़ता हुआ जाता है। तो ध्यान रखना, कैरियोलिस बल ध्रुवों पर नहीं, ध्रुवों पर ज्यादा पाया जाता है, विषुवत रेखा पर थोड़ा कम पाया जाता है, और इसलिए इसको ऐसा रखा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हाँ वही है, मैं बता रहा 2 sin थीटा, है ना। तो साइन का मान इसमें होता है ना, तो साइन थीटा बराबर है, जैसे जैसे ध्रुव मतलब विषुवत रेखा 0 डिग्री पे होती है दोस्तों, तो विषुवत रेखा पर अगर देखेंगे 2 sin 0,
डिग्री होगी। साइन 0 का मान कितना होगा, 0 हो गया। 2 इंटू 0 0, इसलिए आपका कैरियोलिस बल क्या हो जाएगा, 0। इसलिए विषुवत रेखा पर आपका कैरियोलिस बल नहीं पाया जाता। इसलिए विषुवत रेखा पर जो वायु जिस दिशा में गति करेगी उसी दिशा में जाएगी, वो लेफ्ट राइट नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाएंगे वायु दिशा बदलती है। अब इसी प्रकार से पवनों को हम कई प्रकार से बांटते हैं। एक होती है स्थानीय पवनें, एक होती है मौसमी पवनें, और एक होती है आपकी स्थानीय पवनें। एक होती है स्थायी और एक होती है स्थायी। स्थायी पवनें वे पवनें होती है जो वर्ष भर एक ही दिशा में गति करती है, उनको हम देखेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। दूसरा मौसमी पवनें, वे पवनें होती है जो वर्ष भर अपनी पवनों को दिशा बदलती है। जैसे मानसूनी पवन। मानसूनी क्या होता है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से जल की ओर गति करती है, इनकी दिशा ये होती है। और शीत ऋतु में स्थल से जल की ओर गति करती है, उल्टी रहती है। तो मानसूनी पवनें वे पवनें होती है जिनकी बेसिकली दिशा ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित रहती है, ठीक है। और स्थानीय पवनें वे पवनें जो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए होती हैं, जो छोटे समय के लिए होती है, उन्हें बोलते हैं स्थल समीर और समुद्र समीर। इनके बारे में हम आगे देखेंगे, तो ये पवनें होती है। इन्हीं पवनों में दोस्तों जो स्थायी पवनें होती है उनको हम यहां देखेंगे। स्थायी पवनें मुख्य रूप से तीन बेसिकली स्थायी पवनें हैं। एक पवनें है आपकी सन्मार्गी पवनें, दूसरी पवनें हैं आपकी व्यापारिक पवनें, नहीं सन्मार्गी पवनें दूसरी है पछुआ, और तीसरी आपकी ध्रुवीय। मैंने आपको एक चीज बहुत पहले एक टॉपिक में बताई थी कि हमें हमारी पूरी ग्लोब पर तीन कटिबंध होते हैं, ताप के आधार पर तीन पेटियां होती है। एक हो गई दोस्तों ये ध्रुवीय पेटी, ये भी क्या हो गई ध्रुवीय पेटी, और ये क्या हो गई आपकी विषुवत पेटी। अर्थात इस चित्र में देखोगे तो आपकी ताप के आधार पर तीन पेटी होनी चाहिए, एक पेटी, दो पेटी, तीन पेटी। लेकिन ये तीनों पेटी यानी कि हमारे पूरी ग्लोब पर जो पेटियां पाई जाती है, वायुदाब पेटियां, तीन वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। वो तीन वायुदाब कौन सी पेटी है, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर तीन वायुदाब पेटियां निर्मित होती है। एक होती है आपकी ध्रुवीय, दो तो ध्रुवीय होते हैं, एक विषुवत रेखीय। ध्रुव पर चूंकि दोस्तों तापमान कम होता है इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर कौन सी पेटी बनेगी आपकी उच्च वायुदाब पेटी। यहां पर कौन सी बनेगी दोस्तों उच्च वायुदाब पेटी, और यहां पर कौन सी बनेगी आपकी लो वायुदाब पेटी। इस प्रकार तीन वायुदाब पेटी होती है। लेकिन आखिर के तीन नहीं, हमारे यहां तो सात वायुदाबी पेटी पाई जाती है। ऐसा क्यों दोस्तों, ये मैंने ग्लोब है ऐसे है, इसको मैंने ऐसे काट के मैंने ऐसे कर दिया, ये लिया, ये होगा 0 डिग्री, ये होगा 23.5, ये होगा 66.5, और ये होगा 90। ये तो हो गया साउथ में, ये होगा 23.5, ये होगा 66, और ये होगा 90, ये होगा नॉर्थ। ये काटा मैंने ऐसे लेके आ गया। मैंने आपको बताया था यहां हाई प्रेशर होता है, यहां भी हाई प्रेशर होता है, या लो प्रेशर होता है। ये बात कर रहे सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। इनके ऊपर दोस्तों यहां मैंने हमने पढ़ी थी, यहां होती है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा इसके जस्ट अपोजिट होती है, क्योंकि यहां वायु आरोहित होती है, या वायु आर्द्र होगी, आर्द्र होने के बाद यहां वायु अवरोहित होती है। यहां पर ध्यान रखना, वायु जहां से वायु ऊपर आरोहित होती है और जिस सतह पर अवरोहित होती है, अब देखो यहां से चली वायु यहां आकर के गिरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा हाई प्रेशर से, ठीक है। इसका जस्ट उसका मैं अलग कलर से लिख देता हूं, यहां पर हो जाएगा दोस्तों लो प्रेशर, ये लो प्रेशर हो गया। यहां पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा लो प्रेशर, ये क्षोभ सीमा पर चल रही है। ये बात कहां चल रही है दोस्तों, क्षोभ सीमा, ये है क्षोभ सीमा, ठीक है। इस तरीके से तीन वायुदाब पेटियों का निर्माण हो गया, एक वायुदाब पेटी, दो वायुदाब पेटी और तीसरी बार। लेकिन जब ध्यान रखना, आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये अगर लो प्रेशर है और ये अगर आपको पता है, यहां देखो ये हाई प्रेशर है और यह लो प्रेशर है, तो वायु ऐसे गति करेगी, ऐसे इधर ऐसे गति करेगी। जब वायु ऐसे ध्रुव होगी, जब वायु क्षोभ सीमा पर, विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा से जब वायु ध्रुवों की ओर गति करती है, तो पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल इसको 23.5 डिग्री पर नीचे गिरा देता है। अभिकेंद्रीय बल इसको नीचे खींच लेता है। इसकी वजह से वायु यहां से यहां अवरोहित हो जाती है। अवरोहित का मतलब होता है नीचे आना, और आरोहित का मतलब होता है ऊपर से। तो वायु अवरोहित हो जाती है, अवरोहित होने की वजह से यहां हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। ऐसे यहां हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। तो ये क्या होती है आपकी, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होती है, इसलिए यहां होगी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये देखो ये 23.5 और 30 डिग्री की अक्षांश में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तो दो पेटी आपकी ये बन गई हाई प्रेशर की, ठीक है। अब देखो यह हाई प्रेशर है, यह हाई प्रेशर है, तो वायु इधर जाएगी और ये वायु इधर जाएगी, ऐसे ये वायु इधर जाएगी, इधर जाएगी, तो यहां वायु दोनों आपस में दोनों वायु आएगी,
तो वायु अवरोध होगी और ऊपर की ओर जाएंगी। तो यहाँ जब अवरोध होगी ऊपर की ओर जाएंगी, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा दोस्तों, या हाई प्रेशर हो जाएगा। ऐसे ही ये इधर जाएगी, ये इधर आएगी, तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा दोस्तों, या हाई प्रेशर हो जाएगा। इस तरीके से दो पेटी आपके 46.5 डिग्री अक्षांश में बनेगी। यहाँ एक पेटी ये और एक पेटी है, इस तरीके से 4 पेटियां बन जाती है। और ये पेटियां, इनको बोलते हैं यांत्रिक पेटियां। ये पृथ्वी की यांत्रिक गति की वजह से उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल है ना, उसकी वजह से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर वायुदाब की सभी पेटियां तापमान से निर्मित होती है, गलत बात है। ताप की वजह से 3 वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है, बाकी 4 वायुदाब पेटियों का निर्माण पृथ्वी की अभिकेंद्रीय क्रिया से होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसको मैं डिलीट करता हूं, अब पूरे मैप को दबा दे। देखो, अगर चाहो तो एक बार और दोबारा देख लो, ये हो गया। अब मैं इसको डिलीट मार रहा हूं। देखो देखो, अब देखो इसी तरीके से, अब ये देखो, ये हो गया दोस्तों विषुमत रेखीय, यहाँ हो गया लो प्रेशर। इसको डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं। डोल्ड्रम का क्षेत्र मतलब ये बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, क्योंकि जब दोनों जैसे जैसे हवा यहां से भी जा रही है और यहां से भी आ रही है ना, तो हवा ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे हवा ऐसे आती है ऐसे। तो ये वाला जो मेरी उंगली अंगूठे वाला एरिया है शांत रह जाता है। ऐसे ही ये 0 से 5 डिग्री वाला एरिया है, दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री अक्षांशों तक ये बिल्कुल शांत एरिया रहता है, यहाँ पर कोई खास मौसम गतिविधियां ज्यादा होती नहीं है। अब आता है आपका ये, देखो, अब ये हो गया आपका हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यह हो गया दोस्तों हाई प्रेशर, या फिर आपका लो प्रेशर या हाई प्रेशर। ऐसे ही यहाँ आपका हो गया दोस्तों हाई, यहाँ हो गया लो, और यहाँ हो गया। अब वायु कैसे चलेगी, देखो, यहाँ लो है तो वायु, और यहाँ हाई है तो वायु कहां से आएगी, उपोष्ण उच्च वायु दाब से पेटी से चलेगी नीचे की ओर, ऐसे चलेगी, चली चाहिए ऐसे। लेकिन चूंकि मैंने आपको बोला कि जब वायु अपनी दिशा में गति करती है, तो दोस्तों यहां देखना 23.5 डिग्री अक्षांशों पर कैरियोलिस बल भी पाया जाएगा। तो कैरियोलिस बल इनकी दिशा ऐसे आती, आने तो ऐसे चाहिए, लेकिन कैरियोलिस बल इनकी मूल दिशा को दाईं तरफ बदल देगा, ऐसे बदल देगा ऐसे। तो कैसे कर दी, ये दिशा होगी। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे से देखो, देखो ये हो गया दोस्तों हाई प्रेशर, ये लोग जाने चाहिए ऐसे, लेकिन साउथ गोलार्ध है, यहां से ये अपनी मूल दिशा के लेफ्ट बदल जाएगी, तो लेफ्ट ऐसे हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लेफ्ट। ठीक है, तो ये जो पवने हैं आपको दिख रही है, ये पवने जो दोनों गोलार्धों में लगभग 23.5 डिग्री अक्षांशों तक चलती है, 23 डिग्री 30 अक्षांशों तक चलती है, जो बेसिकली उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के बीचों में चलती है, जिसे हम हॉर्स अक्षांश भी बोलते हैं। हॉर्स अक्षांश भी बोलते हैं इनको, उपोष्ण उच्च अक्षांश बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो चलती है, इन्हें बोलते हैं हम बेसिकली दोस्तों व्यापारिक पवने, या सन्मार्गीय पवने, या पूर्वी सन्मार्गीय। और इनकी बेसिक स्टार्टिंग दिशा, अब आप देखोगे तो इधर से जो दिशा स्टार्ट होगी वो क्या होगी, आपकी पूर्वी दिशा होगी। तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों, इधर से पूर्वी, इसलिए इनको पूर्वी सन्मार्गीय बोलते हैं। और इन अक्षांशों के बीच में, ये अक्षांश जहां जहां से गुजरेंगे ग्लोब पर, वहां पर महाद्वीपों के पूर्वी भाग, ये वाले भाग में हमेशा बरसात अच्छी होगी, क्योंकि समुद्र से जल ले जाएगा, और पश्चिमी भाग हमेशा सूखा रहेगा। इसलिए ज्यादातर मरुस्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरुस्थल पश्चिम में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम पूर्वी सन्मार्गीय पवने। इसके अलावा दोस्तों, ये वाला हो गया हाई प्रेशर, यहां हो गया लो प्रेशर, कहां, आपके उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो इनमें कैसे जाएगी हवा, ऐसे। लेकिन वही बात है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगी। ये इसी प्रकार से यहां देखो, यहां हो गया हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, तो यहां ऐसे आनी चाहिए, लेकिन अपनी दिशा ऐसे हो जाएगी, लेफ्ट पर आ जाएगी, लेफ्ट। तो यहां दोनों किधर की साइड चल रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। ये इसलिए इनको बोलते हैं हम पछुआ पवने, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, पश्चिम होता है। इन्हें बोलते हैं पछुआ पवने। और यही पछुआ पवने होती है जो ठंड में भारत में आती है, भूमध्य सागर से जल लाती है और हिमालय से टकराती है, बरसात कर देती है। और जो आपकी मानसूनी पवने हैं वो पूर्वी सन्मार्गीय पवनों के रूप में काम करती है। तो ये होगी आपकी पछुआ पवने। आपको ध्यान रखना कौन कौन सी पेटियों के बीच में होती है। तो बेसिकली पछुआ पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों के बीच में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। अगर इनकी दिशा को आपसे ये पूछा जाए उत्तर पूर्व, तो ध्यान रखना ये वाली दिशा क्या होगी, ये वाली दिशा, ये नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट चलेगी और साउथ वेस्ट तक चलेगी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं व्यापारिक पवनें उत्तरी दिशा में कैसे चलती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ऐसे चलती है, अगर बहुत ज्यादा डीपली पूछ लिया। अदरवाइज में ध्यान रखना पश्चिम से चलती है। इसके बाद तीसरी पवनें होते हैं ध्रुवीय। ये हो गया दोस्तों लो प्रेशर, ये हो गया दोस्तों हाई प्रेशर ध्रुव पे। तो वायु कैसे जाएगी, ऐसे, लेकिन क्योंकि कैरोलिस बल काम करेगा इसलिए इसको ऐसे चेंज कर देगा। तो इनकी भी दिशा वैसे ही होती है जैसे आपकी सन्मार्गीय पवनों की दिशा होती है। तो इस प्रकार से पवनें चलती है। अब इसमें एक चीज और देखने को आपको मिलेगी,
जब दो विपरीत स्वभाव वाली पवनें आके मिलती है तो दोनों मिल नहीं पाती है, तो उनमें चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यहां देखो, जब पवनें यहां आके मिलेगी तो चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहां सभी पवनें तापमान एक जैसा हो जाएगा। लेकिन पवनें जब यहां से यहां जाएगी दोस्तों, ये पवन यहां जा रही है, ये यहां आ रही है, तो इधर से ऊपर से आने वाली ठंडी है, नीचे जाने वाली गर्म है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन्हें बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात। यहां भी शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होगा, जिसका उत्पन्न होने का कारण है दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां। एक स्वभाव होती है उष्ण परंतु हल्की, एक होती है ठंडी परंतु भारी। तो हल्की ठंडी मिल नहीं पाती, इसलिए पहले हल्की निकल जाएगी, उसके पीछे चक्कर सा बनेगा, वायु ठंडी आएगी, ठंडी उसमें गति प्रदान करेगी, चक्र बन जाएगा, उससे शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। और इसलिए इसे बोलते हैं वाताग्र। और यहीं पर वाताग्रीय बरसात होती है, क्योंकि ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर भेज देती है और गर्म वायु ऊपर जाकर के बिल्कुल बरसात की स्थिति पैदा कर देती है। तो ये वायु आप पेटी प्लीज अच्छे से देखिए, यही पूरी इसका टॉपिक का कारण है। इसके बाद आर्द्रता, सिंपल सी बात है, मैंने बताया जलवाष्प होता है। आर्द्रता जमीन पर निर्भर करती है, आर्द्रता वायुमंडल बदलती रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वायु वहां ज्यादा अवशोषित कर लेती है। ये 4% तक भी हो सकती है, लेकिन वहीं मरुस्थलीय ध्रुवीय क्षेत्रों में कम पाई जाती है, क्योंकि वहां जल की कमी होती है और तापमान भी कम होता है। कहां पर? ध्रुवों पर, इसलिए अवशोषित नहीं कर पाती है। ठीक है, और ये वायुमंडल को संतुलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्म वायु अधिक नमी होने के कारण उच्च आर्द्रता बढ़ाती है, और उच्च आर्द्रता के कारण कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, और पसीने बाष्पीकरण कम होने के कारण असुविधा होती है जहां पर वायु गर्म होती है। ठंडी वायु ऊपर उठते हुए जलवाष्प ठंडी होकर बूंदों के रूप में बदल जाता है, बरसात बनती है। मैंने आपको बताया था जो भी है। बर्षण, पृथ्वी पर गिरने वाला जल है, बर्षण कहलाता है, जीव जंतु के लिए महत्वपूर्ण होता है और उस तरीके से होता है। देखो ये यहां दिखाया गया चक्रवाती बरसात कैसे होती है, तीनों बरसात में बता दूं। देखो इधर से आ रही ठंडी वायु, इधर से आ रही गर्म वायु। गर्म वायु हल्की होती है, ये चली जाएगी ऐसे दोस्तों, ऐसे जाएगी तो ठंडी वायु ऐसे इसके पास आएगी नीचे। गर्म वायु ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घट जाएगा। सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता मतलब वायु में जल धारण क्षमता, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, फिर ये वायु धक्का देगी, फिर ये और ऊपर जाएगा, टेम्परेचर और घटेगा, सापेक्ष आर्द्रता घट जाएगी। और जब सापेक्ष आर्द्रता इतनी बढ़ जाएगी कि उसमें जल धारण क्षमता से बाहर निकल जाएगी, तो उस स्थिति में वायु में से जल निकलने लग जाता है, बरसात होती है। इस प्रकार की बरसात बोलते हैं चक्रीय बरसात। दूसरी होती है दोस्तों संभिन्न बरसात। संभिन्न बरसात कैसे होता है, इधर भी गर्म वायु, इधर भी गर्म वायु है, दोनों आरोहित होती है, दोनों का क्या होता है, अवरोहण होता है। अवरोहण होने की वजह से दोनों ऊपर जाती है, ऊपर जाने की वजह से इनमें टेम्परेचर कम होता है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे बरसात उत्पन्न होती है। ये होती है संभिन्न बरसात, जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है। ये कहां होती है दोस्तों, विषुवत रेखीय क्षेत्रों। ये कहां होते हैं दोस्तों, शीतोष्ण क्षेत्रों में, जहां की मैं अभी बात कर रहा हूं, जो लगभग 66 डिग्री के पास होते हैं। और ये होते हैं पर्वतीय बरसात, ये पर्वत वाले। अगर कोई वायु जल लेकर के जा रही है ऐसे, और बीच में पर्वत आ गया, तो पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाएगी, पर्वत से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम होगा, सापेक्ष आर्द्रता दोस्तों फिर बढ़ेगी, फिर और ऊपर जाएगी, फिर कम होगा, फिर बरसात करेगी। जैसे ही बरसात करेगी, वायु में से हीट निकलेगी, हीट निकलेगी, फिर वायु गर्म होकर के ऊपर जाएगी, फिर दोबारा बरसात होगी। जैसे हमारे पश्चिमी तट पर होती है बरसात, आती है ऐसे पश्चिमी तट से टकरा करके बरसात होती है इसलिए। तो पर्वत का ये वाला क्षेत्र होता है, यहां पर बरसात होती है, लेकिन इसके अपोजिट क्षेत्र में बरसात नहीं होती, क्योंकि वायु यहां पर उल्टी नीचे आती है। नीचे जहां वायु नीचे गिरेगी, अवरोहित होगी, वहां पर बरसात नहीं होगी, क्योंकि वहां वायु बरसात की विपरीत सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा वायु का खत्म, पूरा निष्कर्ष हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। इसलिए इसको अच्छे से देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, अगले वीडियो में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी अच्छे से इसको पढ़ें। थैंक यू।